वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस। आज के जो बेहद खास क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी तमाम एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस किए चल रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, पहला सवाल आपके सामने है, तो याद रखिएगा यह रोल जो है ये हाल ही में क्लाइमेट जस्टिस के बारे में सवाल कर रहा है और ये यूएन के द्वारा जारी की गई है। तो याद रखिएगा यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, मेरे प्यारे साथियों, ये यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके द्वारा इन्होंने एसेंशियल रोल एड्रेस टू क्राइसिस इन्होंने हाल ही में ये रिलीज की है यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। तो यूएन लिटिगेशन क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट तैयार की गई है, ये तथ्य याद रखिएगा। साथ में कोलंबिया यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप इनके साथ रहा है, ये भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यह भी नोटिस किया गया है कि जो क्लाइमेट राइट्स हैं लोगों के, वो क्या होने चाहिए। लाइफ का जिस प्रकार से अधिकार है, फूड का अधिकार है, हेल्थ का अधिकार है, वाटर का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से इंसान के पास में जलवायु का अधिकार भी होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना है, यूनाइटेड नेशन की यह सहायक बॉडी तो है, लेकिन याद रखिएगा इसका स्थापना जो है वो 5 जून 1972 को हुआ था। कंफ्यूज नहीं होना है, 24 अक्टूबर 1945 से जब यूएन की स्थापना हुई थी, ये यूएन की सहायक एजेंसी है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी के अंदर है। क्लियर? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके अलावा हाल ही में हमने एक और रिपोर्ट पढ़ी है जिसका मुख्यालय भी नैरोबी अर्थात नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है वहां पर है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम याद कर लीजिएगा, ये एंडरसन है, इंगर एंडरसन, जो कि कहां के हैं? डेनमार्क के हैं। यूनाइटेड नेशन के अधीन ये आता है। 5 जून याद कर लीजिएगा, एक विशिष्ट दिन के रूप में आप यूज रखते हैं, ठीक है ना? 5 जून एनवायरनमेंट डे के रूप में आप लोग याद रखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप ना केवल मेरी क्लासेस को अपितु इसके अलावा मेरी स्पेशल क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। बात की जाए पेड बैचेस की, तो मेरे प्यारे साथियों, पेड बैचेस में तो 10% डिस्काउंट आपको देता ही है। और हाँ, एक सूचना मैं आपको दे दूं, फरवरी के प्रथम वीक में ही मेरा नया बैच आ रहा है ज्योग्राफी का। एसएससी के अंदर उसको लेना ना भूलें मेरे प्यारे साथियों। पेड बैच होगा, लेकिन उसमें आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिर उसके बाद में डिटेल में इंडियन पॉलिटी, तमाम सब्जेक्ट वापस से, यानी कि फाउंडेशन बैच का वही सिलसिला फिर से शुरू होने जा रहा है। द मोस्ट अवेटेड सेशन इज कमिंग बैक। याद रखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, है ना? जो आप लोगों ने बहुत दिनों पहले पढ़ा था, अब वो ज्योग्राफी लौट कर वापस आ रहा है। तो आप अभी से दिमाग में तारीख डिसाइड कर लें कि आप लोगों को कब से पढ़ना है, क्या कुछ करना है। क्लियर? यदि स्पेशल क्लासेस की बात करूं तो सुबह 10 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आज का टाइटल साउथ अमेरिका है, स्पेशल क्लास में पढ़ना है आपको। 11 बजे आप लोगों के लिए नवंबर का करंट अफेयर का रिवीजन है, और 11 बजे के बाद 12 बजे आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट 4 है, ऑल एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एग्जामिनेशंस। क्लियर? चलिए साथियों, आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण का पहला संशोधित अनुमान जारी किया है? मेरे प्यारे साथियों, यह जारी किया गया है फर्स्ट रिव्यू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तथ्य याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एनएसओ के द्वारा यह कार्य किया जाता है। डन। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यह ट्वीट है आपके सामने मिनिस्ट्री का, और यहां पर बताया गया है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा, जो कि अधीन आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के। इन्होंने पहला रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम दे दिया है, और इसमें इन्होंने 2020 के आंकड़ों को भी साझा किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। On January 21st, PM मोदी एड्रेस 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट ऑफ विच मैगजीन? कौन सी पत्रिका का 125वीं वर्षगांठ के समारोह का इन्होंने संबोधित किया? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रबुद्ध भारत नामक जो मैगजीन है इसके 125वें संस्करण को संबोधित किया। ये तथ्य याद रखिएगा, प्रबुद्ध भारत नामक है मेरे प्यारे साथियों। यह इवेंट जो है वो अद्वैत आश्रम के द्वारा, जो कि स्थित है मायावती उत्तराखंड के अंदर, मायावती आश्रम उत्तराखंड में जो स्थित है, उसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर? ये तथ्य याद रखिएगा, 125वीं एनिवर्सरी थी प्रबुद्ध भारत की नामक मैगजीन की। डन। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यह एक मंथली जनरल है जो कि रामकृष्ण ऑर्डर के द्वारा मतलब प्रकाशित किया जाता है। इस तथ्य को आप याद रख सकते हैं। प्रबुद्ध भारत इंडिया का सबसे लंबा इंग्लिश जनरल है, यानी कि अब तक का लॉन्गेस्ट सर्वाइवल है। इसकी स्थापना पी अय्या स्वामी, बीपी राम, राजन अय्यर, जीजी नारायण चिंबा के द्वारा की गई थी। ये तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं।
फ्लोट फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विच स्टेट? तो मेरे प्यारे साथियों, फ्लोट फेस्टिवल आप लोगों के मदुरई के अंदर आयोजित किया गया है। मदुरई है आपके तमिलनाडु के अंदर, हाल ही में वहां पर मेरे प्यारे साथियों इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अंदर होता क्या है कि मदुरई सिटी के अंदर वैगई नदी बहती है, जो कि मेरे प्यारे साथियों साउथ इंडिया के अंदर स्थित है। साउथ इंडिया बोले तो तमिलनाडु, जहां पर लौटता हुआ मानसून बारिश करता है। वहां पर मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार का एक तैरता हुआ मंदिर बनाया जाता है, और वो हिंदू धार्मिक त्योहार पर हिंदू मंदिरों के रूप में एक तैरता हुआ फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें पूर्णिमा की रात को यह फंक्शन आयोजित किया जाता है। राजा थिरुमलाई जो है उनके द्वारा पहली बार इसको मनाया गया था। बात की जा रही है तमिलनाडु की, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पश्चिम मतलब श्रीलंका के साथ में इसी का ही तट साझा होता है, ये तथ्य याद रखिएगा। यहाँ की कैपिटल चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर के पलानी स्वामी हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस यहाँ के संजीव बनर्जी हैं। तीन राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ इसके बॉर्डर साझा होते हैं, ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में देश ने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि कब मनाई? तो राइट आंसर है 30 जनवरी को मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई थी। याद रखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि गांधी जी को असैसिनेट किया गया था, मार डाला गया था, हत्या हुई थी उनकी जनवरी 30 को माथुराम गोडसे के द्वारा, जब गांधी जी एक मतलब प्रार्थना सभा के बाद 1948 में बिरला हाउस के अंदर थे, तब उनके साथ में मेरे साथियों असैसिनेशन हो गया था। ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। इस वर्ष भारत ने 73वीं उनकी पुण्यतिथि आयोजित की है। पूरा भारत महात्मा गांधी जी को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। 30 जनवरी 1948 को यह घटना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कला उत्सव किस मंत्रालय की पहल पर आयोजित किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, कला उत्सव को जैसा कि आप सबने देखा, पोखरियाल जी को आपको यहां दिखाया गया है, जो पहले एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे, अब वो शिक्षा मंत्रालय में अधीन आते हैं। याद रखिएगा, पहले ये हुआ करते थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, लेकिन अब कौन सी मिनिस्ट्री बन चुकी है इनकी वाली? इनकी मिनिस्ट्री अब बन चुकी है एजुकेशन मिनिस्ट्री। यह तथ्य आप याद रखिएगा। क्लियर? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट पर यह कार्य किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, ये तथ्य याद रखना चाहिए। समग्र शिक्षा एक इंटीग्रल प्रोग्राम है जिसे आयोजित किया गया है। कला उत्सव के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब करेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, चौरा चौरी का उद्घाटन वर्चुअली मोदी जी के द्वारा फरवरी 4 को किया जाएगा। कहाँ है ये चौरा चौरी? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरा चौरी की घटना के बाद मतलब आपको याद होना चाहिए, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। 4 फरवरी 2021 को ये घटना हुई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। तो उसके ही याद में 4 फरवरी 1922 के अंदर चौरा चौरी के बाद में मतलब ये घटना जो है मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जानी जाती है। 1922 की घटना थी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि ये यदि घटना ना होती तो शायद जो ब्रिटिशर्स थे उनको गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के तहत तभी डेंट पहुंचाया जा सकता था। इसमें पुलिस कर्मियों को एक पुलिस थाने के अंदर बंद करके जला दिया गया था, जिसके चलते गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन का हिंसात्मक हो जाने के कारण अपने आंदोलन को वापस ले लिया था। विदेशियों के समूह का चयन करने के लिए नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को औपचारिक बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, नन अदर देन यूएई, जिसने हाल ही में सिटीजनशिप को मतलब एकदम स्पेसिफिक कर दिया है। इनका कहना है कि भाई ऐसा करेंगे कि स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल प्रकार की मतलब एक प्रकार से सिटीजनशिप जारी की जाएगी। ठीक है ना? तो न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी बनाई है, जिसके अंतर्गत ये होगा कि ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स को डिसाइड कर दिया जाएगा, और ऐसा करने वाला गल्फ का ये पहला देश बन गया है। इनका देखना यह है, आपको याद होना चाहिए कि यूएई के अंदर सबसे ज्यादा भारतीय जो है वो जॉब करने जाते हैं। ठीक है ना? तो ये याद रखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। इसके साथ साथ इनका कहना है कि इनके पास में वर्तमान में लगभग 80% जो है ना वो विदेशी लोग रहते हैं। आप सोच के देखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी रहते हैं अमेरिका में। अगर बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा बाहर रहने वाले लोगों की संख्या भारतीयों की है, और भारतीय भी सबसे ज्यादा कहां रह के जाते हैं? तो यूएई के अंदर रह के जाते हैं। मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री समझा जाता है इसको गल्फ का, ये याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना? होप मिशन इसी ने लॉन्च किया है। बराकहा नाम से परमाणु संयंत्र भी इसी का ही है। क्लियर बेटा? तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत ये क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी मतलब इस प्रकार से लोगों को आयोजित किया जाए, आने के लिए दिया जाए। अगर मान लीजिए कोई वैज्ञानिक आना चाहता है तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से ये स्पेसिफिक कर देंगे ताकि जो लोग यहाँ पहुंचे वो बहुत ही अच्छे लेवल के लोग यूएई पहुंचे, ताकि यूएई का विकास हो सके। बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच कही जाएगी ये। मेरे प्यारे साथियों, यूएई जो है वो वेस्टर्न एशिया का कंट्री है, ये तो आपको मालूम ही है। प्रेसिडेंट जो है वो खलीफा बिन जायद अल नहयान है। अब्राहम अकॉर्ड के लिए आप इसे जानते ही हैं, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिरहम यहाँ की करेंसी है। चुप ना बैठो हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल कैंपेन है? तो मेरे प्यारे साथियों,
झूठ बोलो कौवा काटे, या तो इस तरह से कह दीजिएगा। तो ऐसा मेरे प्यारे साथियों एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ अथॉरिटी, तो ये जो है इनके द्वारा मेरे प्यारे साथियों इसमें कहा क्या गया है कि अगर मान लो आपको ऐसा कोई एडवर्टाइज लगता है जिसमें कि आपको लगता है कि ये सामने वाले ने एडवर्टाइज गलत दिया है, तो आप उसके खिलाफ में एक तरह से रिएक्शन दे सकते हैं। आप अपनी कंप्लेंट्स को 7710012345 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपका जो एडवर्टाइज आपको लगता है कि ये मिसलीडिंग है, कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कहेंगे लेकिन करेंगे नहीं, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो भारत के अंदर इस प्रकार के एडवर्टाइज को मॉनिटर करने के लिए मेरे प्यारे साथियों एक कैंपेन चलाया गया है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अच्छा प्रयास है। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि जितने भी मतलब आपके ऑनलाइन या फिर ये कहा जाए तो टीवी पर होने वाले प्रोग्राम हैं उनका विज्ञापन निर्धारित करता है। तो इस कैंपेन का नाम है चुप ना बैठो, और ये बहुत ही अच्छा है। तो ऐसी स्थिति जिसमें आपको लगे कि एडवर्टाइजमेंट में कुछ गलत सूचना दी है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। याद किया जाना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1985 में की गई थी, और ये कंपनी के द्वारा मतलब आपस में ही बनाया हुआ एक संगठन है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। तो आर एस शर्मा जी को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का सीईओ नियुक्त किया गया है। आर एस शर्मा जी को न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है आयुष्मान भारत स्कीम और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद कर लीजिएगा। न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है आर एस शर्मा जी का, तो ये इंदु भूषण जी को रिप्लेस करेंगे, ये तथ्य याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बड़ी बात क्या है इनके बारे में जान लीजिएगा कि आप लोग आजकल एक चीज देख रहे होंगे ना, कोरोना वैक्सीन सब जगह जा रही है। तो कोरोना वैक्सीन जाने का जो नेटवर्क है वो कोविन है। तो कोविन नेटवर्क जो है उसका मैनेजमेंट इन्हीं के द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स के अधीन किया गया था। क्लियर? अच्छा, पहला यूरोपीय देश जिसने चीन की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है वो कौन सा देश बना है? तो मेरे प्यारे साथियों हंगरी वो देश बना है जिसने मतलब चाइना के द्वारा बनी हुई कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है सिनोफार्म, उसको परमिशन दी है। 5 लाख डोज मंगवाई है सिनोफार्म की, ये तथ्य याद रखिएगा। फरवरी में ये पहुंच जाएगा। तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। तो इनके द्वारा मेरे प्यारे साथियों यह दवाई मंगाई गई है। तो ये अच्छी बात है कि भैया दुनिया जो है अब वो वैक्सीन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि भारत वैक्सीन का कैपिटल है, हमसे मंगवाते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी भाई, कैपिटल कहाँ है? हंगरी की बुडापेस्ट है। प्रेसिडेंट जेनोस एडर हैं। प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन है। करेंसी फॉरेंट है, ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2021 जारी की है? अच्छा प्रश्न है अगेन। तो मेरे प्यारे साथियों यह जारी की है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। 52,257 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। इनका मानना है कि 34 मेजर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं जिन्हें स्वीकार किया जाएगा, जिसके तहत यह कार्य किया जाएगा। आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु जो है वो ऑटोमोबाइल का तो एक तरह से मतलब डेट्रॉइट जो है ना, दुनिया के अंदर मोटर व्हीकल्स की जो सबसे फेमस जगह है डेट्रॉइट, उसी को अपने भारत में चेन्नई को समझा जाता है जो कि तमिलनाडु में है। इनका कहना है कि तमिलनाडु को एक प्रकार का हब बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। देश का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में बनाया जा रहा है भाई साहब? फुल्ली एयर कंडीशनड बनाया जा रहा है बेंगलुरु के अंदर। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड होगा। और ये कहाँ होगा? ये होगा मेरे प्यारे साथियों बायनपहाली, जो कि फरवरी में तैयार हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है। बिल्कुल जैसे कि आप लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं तो पूरी तरह से एयरपोर्ट एयर कंडीशनड होता है, वैसे ही रेलवे स्टेशन भी अब पूरी तरह एयर कंडीशनड होगा। ऐसा कार्य बेंगलुरु के अंदर हो रहा है। बहुत ही बढ़िया बात है भाई साहब ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड का कौन सा शहर नागरिकों के लिए पूर्ण साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देहरादून जो है, जिसे आप कह सकते हैं कि शीतकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है, और ये पूरी तरह से 100% लिटरेसी प्राप्त करने वाला मेरे प्यारे साथियों कहाँ का? देहरादून जो है उत्तराखंड का पहला जिला बन गया है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम है, ये तथ्य आप लोगों को याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बारे में दो चार जानकारी और जान लो। नेपाल के साथ में ही तो इसका बॉर्डर था काला पानी, जो कि इशू बन गया था। दूसरी बात, इसके अन्य जो बॉर्डर साझा होते हैं वो हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ साझा होते हैं। उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड बना था वर्ष 2000 के अंदर। पहले जब बना था तो इसे उत्तरांचल के नाम से जानते थे। वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों इसके त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके सीएम हैं। दो कैपिटल हैं, देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। चीफ जस्टिस जो है वो रविंद्र सिंह चौहान है। ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा यहां पर भारत का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो स्थित है, ये तथ्य याद रखिएगा।
एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जय शाह को, मेरे प्यारे साथियों, एशियाई क्रिकेट काउंसिल का, जय शाह के बारे में एडिशनल तथ्य ये जान लीजिएगा कि ये अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह। इन्हें शनिवार को प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल नियुक्त किया गया है। ये तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से याद कर लें। जय शाह की उम्र मात्र 32 साल है और ये अभी तक के सबसे यंगेस्ट व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। इसको याद रखिएगा। हाल ही के अंदर यह पद जो था वो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के पास था, जो कि अब इंडिया के पास आ गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे मेरे प्यारे साथियों। फिर मुलाकात होती है सुबह 7 बजे डिटेल सेशन में वाईफाई स्टडी 2.0 पर, जहां पर हम न्यूज एंड एनालिसिस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।